फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पहले भी बताए कि आपके एकेडमिक एजुकेशन में फिजिक्स से संबंधित तथ्य को देने के साथ साथ हम आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी देते रहेंगे। तो आज उसका समय आ गया है, हम आप लोगों के बीच कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसको आप देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको इन क्वेश्चन से कुछ न कुछ अवश्य लाभ होगा और आप लाभ उठाने के लिए तत्पर भी होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपसे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि टू पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r due to the action of mutual gravitational force between them, then the velocity of each particles will be, या what is the velocity of each particles on the circular path। तो क्या है क्वेश्चन कि दो पार्टिकल है, दोनों का द्रव्यमान सेम है, m है, और दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं। एक बॉडी m ये है और दूसरी बॉडी m ये है, दोनों इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं और दोनों के बीच की दूरी 2r है। अगर वो r त्रिज्या के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे होंगे तो एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, और दोनों के बीच जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं। तो पहले तो इन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी 2r होगी, और आप जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसका मान होता है, यदि पार्टिकल का मास m हो और उसकी वेलोसिटी v हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी आवश्यकता होती है मास को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए, उसका मान होता है एफ सी, जिसको लिखेंगे हम, इसको तो लिखते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर एम मास ऑफ द पार्टिकल है, वी उसका वेलोसिटी है, आर जो है दिया हुआ है रेडियस ऑफ द सर्किल, तो एम वी स्क्वायर बाई आर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। इसी फोर्स के कारण ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकता है। तो ये फोर्स सवाल में आपके दिया हुआ है कि ड्यू टू द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी म्यूचुअल उन दोनों के बीच पारस्परिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इनको किस फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में। तो लिखेंगे द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स of a body of a particle of mass m moving on a circular path of radius r is equal to, r इज क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, लिखेंगे सिंस द पार्टिकल्स मूव्स इन द एक्शन of mutual gravitational force, which is acts as a centrifugal force।
mv स्क्वायर बाई आर विच इज सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू जी m पहले पार्टिकल का मास एंड m दूसरे पार्टिकल का मास अपान दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन दे 2r स्क्वायर। हेंस v इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इंटू आर अपान अंडर रूट में क्या हो जाएगा v इक्वल टू जी एम बाई 4r अंडर। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगा। तो ये आंसर हो गया आपका। इसमें केवल यही आपको जानना है कि इन पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स हमको इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मिल रहा है। तो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा जी एम इंटू एम बाई 2r स्क्वायर। यही फोर्स सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के रूप में काम करेगा। तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ये दोनों फोर्स अगर इक्वल होंगे तो इसके हिसाब से हमको v इक्वल टू मिल करके आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r वेरीज विथ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर एज rho is equal to k by r where k is a constant. The gravitational field due to this sphere at a distance 2r from its center is given by, यानी आपको दिया गया है कि एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी रो है, जिसकी डेंसिटी रो इक्वल टू के बाई आर के हिसाब से वेरी कर रही है, यानी के यहां पर कांस्टेंट है। इस बॉडी का मास m है और रेडियस बराबर r है। इसके सेंटर से 2r दूरी पर, इसके सेंटर से 2r दूरी पर यहाँ पर अगर बिंदु P है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड आपको ज्ञात करना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए आपको फॉर्मूला है आपके पास I इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ r क्या है इस स्फीयर से इस बिंदु P की दूरी है। तो I इक्वल टू लिखेंगे आप I इक्वल टू जी एम बाई 2r का स्क्वायर। अब यहां से इस क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले हम एक स्फेरिकल सेल के शेप में एलिमेंट लेते हैं इस सेंटर से r दूरी पर, और इस सेल की मोटाई dr होगी, थिकनेस dr होगी और इसकी रेडियस स्मॉल r के बराबर होगी। तो इस सेल का अगर हम वॉल्यूम निकालें dv इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr। 4 पाई r स्क्वायर इस स्फेरिकल सेल का संपूर्ण पृष्ठ, स्फेरिकल सेल की मोटाई dr, ये हमारा हो जाएगा dv। और अगर हम dm निकालें तो लिखेंगे dv इंटू रो, और हमारे पास रो इक्वल टू है के बाई आर। ये हमारा dm इक्वल टू हो जाएगा dv 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू के बाई आर। अब ये एक आर से कट गया, dm इक्वल टू हो जाता है 4 पाई r dr इंटू के। अब अगर हम इस सेल का मास निकाल लिए और इसका समाकलन कर दें, क्योंकि ये सेल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो सकता है, तो समाकलन कर दे और लिमिट ले लें r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू कैपिटल, तो क्या हो जाता है कैपिटल M यानी मास ऑफ द स्फीयर इक्वल टू dm इक्वल टू 4 पाई
आर डी आर इंटू के समाकलन में ये हो जाएगा 0 टू आर। अब यहां से क्या हो जाएगा 4 पाई के आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर। यहां से हो जाएगा 4 पाई के आर स्क्वायर अपॉन 2, या कह लें 2 पाई के आर स्क्वायर। ये हमारा मास हो गया। अब हमको निकालना है आई, तो ये आई ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। तो आई इक्वल टू लिखेंगे जी, एम की जगह लिखेंगे 2 पाई के आर स्क्वायर बाई 2 आर का होल स्क्वायर। यहां से हो जाता है आई इक्वल टू जी 2 पाई के आर स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर। ये हो जाता है आई इक्वल टू 2 हो गया। यहां से बचा जी पाई के अपॉन 2, आई इक्वल टू जी पाई के अपॉन 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम इस बॉडी का हम पूरा मास निकालेंगे। उसके मास को निकालने के लिए हम स्मॉल आर त्रिज्या का एक स्फेरिकल शेल लेंगे जिसकी मोटाई डी आर होगी, और इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम डी भी निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर करके। और इस स्फेरिकल शेल का मास डी एम इक्वल टू हो जाएगा इस डी भी गुणे रो, और रो का मान के बाई आर होता है, तो डी एम इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के बाई आर। और यहाँ से हमारा डी एम निकल के आएगा 4 पाई आर डी आर इंटू के। अब इस डी एम का हम समाकलन कर दें। ये डी एम इस स्फेरिकल शेल का मास है, और ये स्फेरिकल शेल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। तो अगर इस डी एम का हम समाकलन कर दें लिमिट आर इक्वल टू 0 से आर तक, तो हमारा ये पूरे स्फेयर का मास निकल के आएगा। तो पूरे स्फेयर का मास हम समाकलन करने के बाद इतना पाए। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है आई इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, और आई का मान हमारे पास हो जाएगा जी एम का मान यहाँ से ले लेंगे, और आर की जगह हम क्या लिखेंगे 2 आर। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 आर है, तो 2 आर लिख लेंगे, और इसको हल करके देखेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा जी पाई के अपॉन 2 या पाई जी के अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज सराउंडेड बाय ए कोसेंट्रिक शेल ऑफ इक्वल मास एंड रेडियस 3r। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट p1 एट ए डिस्टेंस r1 इक्वल 2r फ्रॉम द सेंटर इज i1 एंड एट ए पॉइंट p2 एट ए डिस्टेंस 4r फ्रॉम द सेंटर इज i2। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ i2 अपॉन i1। एक स्फीयर है आर त्रिज्या का, और ये घिरा हुआ है, ये त्रिज्या आर है, और यहां से लेकर के यहां तक जो है वो 3r है। 3r ये हो गया, और r ये हो गया। अब इसका मास भी m है, और इस स्फेरिकल शेल का मास भी m है। अब पूछा जा रहा है आपसे कि 2r दूरी पर कोई बिंदु P है, और 4r दूरी पर कोई बिंदु, ये 2r दूरी पर है और ये 4r दूरी पर है। यहाँ पर P2 है और यहाँ पर P1। ग्रेविटेशनल फील्ड का अनुपात पूछा जा रहा है। I1 2r दूरी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो है, और I2 4r दूरी पर जो बिंदु है वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो I1 इक्वल टू हम लिखेंगे GM, ये पॉइंट P1 है। इस पॉइंट P1 पर ग्रेविटेशनल फील्ड केवल इस स्फीयर के कारण होगा, क्योंकि इस हॉलो स्फीयर के अंदर
जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उस पर इसके द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या कह लें कि स्फेरिकल सेल के अंदर जो उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो इस बिंदु P1 पर ग्रेविटेशनल फील्ड केवल इस मास के कारण होगा। तो हम लिखेंगे Gm बाई इस स्फेयर के केंद्र से यहाँ P1 की दूरी का स्क्वायर 2r का स्क्वायर, ये I1 हो गया। और I2 इक्वल टू हम लिखेंगे Gm पहले इस मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर Gm बाई 4r स्क्वायर प्लस, अब इस स्फेरिकल सेल के कारण फिर लिखेंगे Gm, ये 4r स्क्वायर 4r का होल स्क्वायर Gm बाई 4r का होल स्क्वायर, ये हो गया I2 जो है इस स्फेरिकल गोले के कारण भी होगा। यहाँ पर अगर I2 निकालना चाहे तो I2 के लिए ये स्फेयर भी काम करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए और ये स्फेरिकल सेल भी काम करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। दोनों का द्रव्यमान सेम है और लेकिन इस सेल का केंद्र यहाँ पर है तो इसके केंद्र से दूरी 4r है और इस सेल का केंद्र भी यहीं पर है तो इसके केंद्र से दूरी भी 4r है। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस Gm अपॉन 16r स्क्वायर और I1 इक्वल टू हो जाएगा I1 इक्वल टू है Gm बाई ट्वाइस r का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं Gm बाई 4r का स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया I2 अपॉन I1 इक्वल टू लिख सकते हैं ट्वाइस Gm बाई 16r स्क्वायर इंटू या बटा Gm बाई 4r स्क्वायर, इसको उलट सकते हैं ट्वाइस Gm बाई 16r स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर अपॉन Gm। ये Gm से कटेगा 4 जा 16 और 2 जा 4, r स्क्वायर से कटेगा तो बन के आएगा 1/2, यानी I2 बटा I1 इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमारा आंसर बनेगा। इसमें ध्यान देना यह है कि इस बिंदु P1 पर चूंकि इस हॉलो स्फीयर के अंदर P1 है तो इस हॉलो स्फीयर के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा, केवल यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इस स्फीयर के कारण होगा जिसका मान होगा Gm बाई 2r स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r है। और इस बिंदु पर चूंकि ये हॉलो स्फीयर के बाहर है तो हॉलो स्फीयर के कारण भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और इस छोटे स्फीयर के कारण भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो P2 पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड I2 होगा वो Gm बाई 4r स्क्वायर छोटे गोले के कारण और Gm बाई 4r स्क्वायर इस हॉलो स्फीयर के कारण दोनों जुड़ेंगे और इस तरह से हमारा I2 निकलेगा, I1 निकलेगा और I2 बाई I1 आप निकाल लेंगे। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको फिर देते रहेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप हमारे YouTube चैनल को लगातार देखते रहें और उससे लाभ उठाते रहें। इस तरह के क्वेश्चन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही अगर हमारा ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम इस तरह के वीडियो आप तक देते रहें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।